हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीएम क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो जीके का टॉपिक है वो क्या है? द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब भारत का नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक। लोकतंत्री शासन प्रणाली आधुनिक जितनी भी प्रकार की शासन प्रणाली हैं सबसे उत्तम है, क्योंकि इस लोकतंत्री शासन प्रणाली में जो शासन है वो जनता की इच्छा के अनुसार चलाया जाता है और जो भी कानून बनाए जाते हैं वो भी जनता की इच्छा के अनुसार बनाए जाते हैं और कार्यपालिका क्या करती है? उन कानूनों को लागू करती है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण जो विधान पालिका है वो कार्यपालिका के ऊपर क्या करती है? नियंत्रण करती है और उसकी जांच तो अच्छे तरीके से कर लेती है, लेकिन कार्यपालिका के कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन पर नियंत्रण करने के लिए एक विशेष प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है, जैसे कि वित्तीय मामले। ओके, लेखा परीक्षा करना मतलब ऑडिट करना, उसकी जांच पड़ताल करना तथा कार्यपालिका के वित्तीय कार्यों पर नियंत्रण करना क्या है? एक तकनीकी काम है। ओके, मतलब क्या चाहिए? लेखा परीक्षा करना तथा कार्यपालिका के वित्तीय कार्यों पर क्या करना? नियंत्रण करना क्या है? एक तकनीकी काम है, जिसके लिए क्या होता है कि एक विशेष प्रकार की ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो सार्वजनिक जो धन होता है वो जनता का धन होता है, जनता के धन का दुरुपयोग ना हो, इसलिए भारतीय संविधान में एक ऐसी स्वतंत्र संस्था की व्यवस्था की गई है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहा जाता है। अब आगे प्रश्न ये उठता है कि लेखा परीक्षण के उद्देश्य क्या हैं? लेखा परीक्षण का प्रयोजन क्या है? मतलब एम्स ऑफ ऑडिट, मतलब ऑडिट क्यों किया जाता है, इसका क्या लक्ष्य है, वो क्या है? सबसे पहला मान क्या आता है कि किसी कानून, नियम या अधिनियम के विरुद्ध तो कोई खर्चा नहीं हुआ है, इस बात की जांच पड़ताल करना। दूसरा पॉइंट क्या है? बजट के नियोजन की, मतलब जिस उद्देश्य को लेकर बजट बनाया गया था उसकी अवहेलना तो नहीं हुई है। तीसरा पॉइंट क्या आता है? बिना आज्ञा के कोई खर्चा तो नहीं हुआ है, मतलब क्या चीज है कि अपनी मन मर्जी से कोई खर्चा तो किसी ने नहीं किया है। फोर्थ पॉइंट क्या आता है? वित्तीय सिद्धांतों की अवहेलना तो नहीं हुए, मतलब क्या चीज है कि बजट जिन वित्तीय सिद्धांतों को देखकर या उसके आधार पर बनाया गया था उसकी अवहेलना तो नहीं हुई है। फिफ्थ पॉइंट क्या आता है? आवश्यकता से अधिक खर्च पर रोक लगाना, कि मतलब क्या चीज है कि ऑडिट का उद्देश्य क्या होता है कि जरूरत से ज्यादा खर्चा ना हो, इस पर रोक लगाने के लिए क्या होता है? ऑडिट किया जाता है। ये सभी क्या है? ऑडिट के उद्देश्य हैं कि इनका किस उद्देश्य से लेखा परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट आगे क्या आता है? मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, मतलब लेखा परीक्षण का अर्थ क्या होता है? क्या होता है कि धन की, जैसा कि आपको सबको पता है कि बिना धन के कोई भी काम नहीं किया जा सकता, मतलब धन की प्रत्येक क्षेत्र में क्या होती है? जरूरत होती है। धन के अभाव में जो भी प्रशासन है, प्रशासन के जो काम हैं उन्हें अच्छे तरीके से नहीं किया जा सकता, उन्हें नहीं चलाया जा सकता, इसलिए प्रशासन में जो धन खर्च किया जाता है उसकी पूरी तरह से क्या होनी चाहिए? जांच पड़ताल होनी चाहिए, वह निरीक्षण होना चाहिए भी क्या धन जो दिया गया है उसका कोई गलत इस्तेमाल या उसका कोई गलत खर्च तो नहीं हुआ है। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जो वित्तीय लेन देन होता है, मतलब धन का जो आदान प्रदान होता है वो क्या चीज है कि मतलब क्या चीज कि वो वित्तीय लेन देन के पूरा हो जाने के बाद लेखाओं की जांच पड़ताल करना, लेखाओं का उसका हिसाब किताब करना, उसका परीक्षण करना, ही क्या कहलाता है? लेखा परीक्षण कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या आता है कि लेखा परीक्षण के रूप क्या होते हैं, कि मतलब लेखा परीक्षण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, काइंड्स ऑफ ऑडिट, कि इसके कितने प्रकार का होता है। पहला प्रकार कौन सा है? पूर्ववर्ती परीक्षण। ये क्या होता है? पूर्ववर्ती परीक्षण, इसको क्या कहा जाता है? पूर्ववर्ती परीक्षण को, कि मतलब ऐसा खर्चा जो क्या चीज है, मतलब इसको ये जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि किसी भी खर्चे से पहले किया जाता है, मतलब ऐसा परीक्षण जो क्या चीज है? खर्चा करने से पहले किया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास ये कहा जाता है कि हमारे पास कितना धन है और जो हम खर्च करेंगे वो कानूनी रूप से वो ठीक होगा क्या नहीं होगा। मतलब कहने का ये है कि जब इस प्रकार का मतलब पूर्ववर्ती जब परीक्षण किया जाता है, लेखा परीक्षण किया जाता है,
तो इसमें क्या होता है, इसमें कि अनावश्यक जो प्रशासकीय जो खर्चा होता है उसको काफी हद तक रोका जा सकता है। और लेखा परीक्षण जो किया जाता है वो लेखा परीक्षण विभाग द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक की भूमिका इसमें क्या होती है, बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। तो इसका दूसरा टाइप कौन सा है, उत्तरवर्ती परीक्षण, मतलब पोस्ट ऑडिट इसको बोला जाता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है उत्तरवर्ती परीक्षण। ये कौन सा होता है, ये वो परीक्षण होता है जो मान लो कोई धन है किसी योजना के ऊपर खर्च किया है, उसको खर्च किए जाने के बाद जो पैसा खर्च कर दिया गया है उसके बाद जांच पड़ताल की जाती है। मतलब यह अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है यह परीक्षण तब किया जाता है जब खर्चा मतलब व्यय पूरा हो चुका होता है। इस स्तर पर खर्च किए गए धन का स्पष्टीकरण मांगा जाता है और विभाग के अधिकारियों को खर्च किए गए धन का स्पष्टीकरण देना होता है। लेकिन इस प्रकार के परीक्षण का कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता, लेकिन फिर भी कि आधुनिकता में क्या चीज़ है कि ये परीक्षण भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है कि भारत का नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, जो कि हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा क्या करेंगे कि इसका जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में आपको हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। क्या था ये पद, कब इसका निर्माण हुआ, कब ये व्यवस्था में आया। तो क्या था कि महालेखा परीक्षक के पद का इतिहास, मतलब ये पद कब से बना हुआ है, जब अंग्रेजों का भारत में शासन था उस काल से आरंभ होता है कि जब पहली बार क्या किया गया था 1919 में, पहली बार क्या था 1919 में क्या था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्या किए गए थे, सुधार लागू किए गए थे, एक अधिनियम बनाया गया था 1919 में। तो उस समय क्या था कि भारत की व्यवस्था को देखने के लिए भारत सचिव की नियुक्ति की जाती थी और भारत सचिव ने पहली बार महालेखा परीक्षक के पद की नियुक्ति की थी। जब उसकी नियुक्ति हुई थी तो उसे क्या किया गया था, गणना एवं लेखा विभाग का मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया था। इसके बाद क्या हुआ कि भारत सरकार का क्या हुआ 1935 का क्या हुआ अधिनियम लागू हुआ। उसके अनुसार क्या था कि जो ये पद था इस पद को क्या कर दिया गया कि इसे संवैधानिक रूप दे दिया गया, मतलब इसका संविधान के अकॉर्डिंग इसको रख दिया गया, इसका संवैधानिक रूप बना दिया गया, जिससे क्या हुआ कि जो उसकी इंपॉर्टेंस थी उसके पद की वो और ज़्यादा उसमें वृद्धि हो गई। लेकिन बाद में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके नाम में परिवर्तन करके उसका नाम क्या कर दिया गया, भारत का नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का उसे नाम दे दिया गया। और उसकी जो पोजीशन थी, जो उसका पद था, वो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान उसके पद को बना दिया गया। मतलब जो उसकी पोजीशन थी वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान उसको बना दिया गया। नेक्स्ट, अब क्या आता है कि नियुक्ति, कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। भारत का नियंत्रक मतलब जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके विषय में भारतीय संविधान की धारा कितने 143(1) के में क्या लिखा हुआ है कि भारत में एक नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक होगा, जिसको क्या करेगा, जिसको राष्ट्रपति हस्ताक्षर अपने साइन करेगा और मुद्रा मतलब स्टैंप अधिपत्र, मुद्रा सहित अधिपत्र जिसको कि इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वारंट कहा जाता है, उसके द्वारा उसकी नियुक्ति करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि जो भारत का कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल है, ठीक है, उसकी नियुक्ति मतलब उसको हटाता कौन है, मतलब उसकी रिमूवल कौन करता है। उसकी रिमूवल कौन करता है कि यद्यपि क्या है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन फिर भी ठीक है नियुक्ति तो करती राष्ट्रपति ने, लेकिन जब उसको हटाने की जब समय आता है तो राष्ट्रपति अपनी इच्छा से उसे उसके पद से नहीं हटा सकता। उसे केवल कैसे हटाया जाता है, जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जाता है, उसी प्रकार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उनके पद से हटाया जा सकता है। ओके, यदि इनकी जो हटाने की प्रक्रिया है वो एक विशेष प्रकार की है, यदि संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से
एक प्रस्ताव पारित कर दें और उस प्रस्ताव को पास करके उसे क्या कर दें, राष्ट्रपति के पास भेज दें, तो राष्ट्रपति क्या करेगा कि जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल है, मतलब ये हुआ कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है वो से अपने पद से हटना पड़ेगा। अगर संसद अपने दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे, उसके बाद राष्ट्रपति उसे उसके पद से हटा सकता है। नेक्स्ट आगे क्या आता है, कार्यकाल, कि मतलब वो कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना, 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु निश्चित किया गया है। मतलब इसका ये हुआ कि दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए, चाहे वो 6 वर्ष उसका कार्यकाल पूरा हो जाए या उसकी 65 वर्ष की आयु तक वो हो जाए, तो उसे अपने पद से हटना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था कब की गई थी, फरवरी 1972 में ऐसी व्यवस्था की गई थी। इससे पहले क्या था कि उनका कार्यकाल कितना था, 6 वर्ष था और आयु संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं था। लेकिन 1972 में एक विशेष अधिनियम आया, उसके तहत उसकी सेवा शर्तों में क्या किया गया, परिवर्तन किया गया, जिसके अनुसार क्या कर दिया गया कि उनकी या तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष का पूरा हो जाए या 65 वर्ष तक की उनकी आयु हो जाए। मतलब दोनों में से जो पहले पूरा हो जाएगा उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या आता है, सेवा और शर्तें, मतलब वेतन तथा सेवा की शर्तें, कि भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है उसका जो वेतन दिया जाता है या जो भत्ते दिए जाते हैं या उनकी सेवा की शर्तें होती हैं, कंडीशंस ऑफ सर्विस होती हैं, उसका निर्धारण कौन करता है, संसद के द्वारा उसका निर्धारण किया जाता है। वर्तमान में भारत का जो महालेखा परीक्षक है, जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल है, उसे 2,50,000 रुपये मासिक वेतन के रूप में दिए जाते हैं। उसे ये जो मासिक वेतन दिया जाता है, जो भी अन्य प्रकार के भत्ते दिए जाते हैं, वो भारत की संचित निधि में से उसे ये वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। संचित निधि को इंग्लिश में बोला जाता है कंसोलिडेटेड फंड इन इंडिया, वहां से उसे ये वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। नेक्स्ट आगे क्या आता है कि भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है उसे कितने प्रकार के काम करने होते हैं, उसकी शक्तियां क्या हैं। ओके, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ CAG, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसकी जो शक्तियां और कार्य हैं उसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद, मतलब धारा आर्टिकल 149, मतलब 149 में उसका वर्णन किया गया है। मतलब वो जितने भी प्रकार के काम करता है ना, उसकी कार्यों की जो नेचर है, जो पावर्स हैं, उन्हें क्या चीज है, 2 भागों में बांटा जा सकता है। मतलब वो 2 प्रकार से काम करता है। ओके, तो पहला प्रकार कौन सा है जिसके आधार वो काम करता है, लेखापाल के रूप में, मतलब एज एन अकाउंटेंट। अकाउंटेंट जिसको आम भाषा में इसको क्या बोलते हैं, मुनीम बोलते हैं, कि एक मुनीम के रूप में, एक लेखापाल के रूप में वो किस प्रकार के कैसे कैसे काम करता है। तो पहला काम कौन सा है उसका, लेखापाल के रूप में, क्या कि वह क्या करता है, केंद्रीय मतलब सेंट्रल तथा राज्य सरकारों के लेखांकन मतलब अकाउंट्स रखने की विधि को निश्चित करता है। मतलब वो एक अकाउंटेंट के रूप में केंद्रीय तथा राज्य सरकार जो राज्यों की हैं उन्हें अपना हिसाब किताब, लेखांकन, अकाउंट्स कैसे रखना है, किस मेथड से उसको करना है, उस मेथड को कौन निश्चित करता है, एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करता है। ओके, तो सेकंड पॉइंट इसका क्या आता है कि वह प्रतिवर्ष क्या करता है, मतलब एनुअली केंद्र तथा राज्य सरकारों की जो वार्षिक जो आय होती है या उनका जो खर्चा होता है उसका वो अकाउंट्स बनाता है। बी, केंद्र सरकार ने या राज्य सरकारों की वार्षिक आय कितनी हुई तथा उनका खर्चा कितना हुआ, पूरे साल का उसका हिसाब किताब कौन करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और उसको तैयार करके जो संबंधित सरकार है, मतलब जिस भी पार्टी की सरकार है, उसके सामने उसको क्या करता है, पेश करवाता है। ओके, थर्ड पॉइंट क्या आता है इसका कि वह प्रतिवर्ष एनुअली राष्ट्रपति के सामने क्या करता है, जनरल जो सामान्य जो वित्तीय प्रतिवेदन होता है, मतलब जनरल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, उसको क्या करता है, राष्ट्रपति के सामने क्या करता है, उसे पेश करता है, जिसमें क्या लिखा होता है, बी, कितना खर्चा हुआ, कितना धन किसको देना है या कितना धन बाकी
बचा हुआ है। इसके संबंध में वो क्या करता है, पूरा पूरा क्या करता है, प्रकाश डालता है, सरकार को बताता है। नेक्स्ट आगे क्या आता है कि उसका दूसरा रूप कौन सा है जिसके रूप में वो क्या करता है, अपना काम करता है। सेकंड क्या करता है, लेखा परीक्षक के रूप में, एक ऑडिटर के रूप में वो क्या काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब खर्चा हो गया, सारा काम हो गया, कि उसकी जांच पड़ताल करना। किस प्रकार से वो करता है, पहला पॉइंट क्या कहता है कि वह केंद्र तथा राज्य सरकारों के वित्तीय अभिलेखों का, कि जो स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनका क्या करता है, उनका परीक्षण करता है, उसकी जांच पड़ताल करता है कि किस प्रकार से काम किया गया है, खर्चा कैसे किया गया है, उसका निरीक्षण करना। सेकंड पॉइंट क्या आता है, वह केंद्र तथा राज्य सरकारों के, मतलब केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने भी कितना उन्होंने उधार लिया, जो भी उन्होंने काम किया, कि जिस भी विषय के में उसे कितना लाभ हुआ, तथा लाभ के बाद, खर्चे के बाद उनके पास कितना धन शेष बचा। इस बातों का परीक्षण कौन करता है, वो भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा किया जाता है। थर्ड पॉइंट क्या आता है कि वह सरकारी निगमों की, मतलब जो सरकारी निगम होते हैं उसका, और उसके बाद क्या चीज है, व्यापारी उद्यमों का मतलब होता है अर्ध सरकारी, मतलब जिसमें कुछ हिस्सा सरकार का होता है, कुछ हिस्सा निजी, उसे व्यापारी उद्यम, मतलब अर्ध सरकारी व्यापारी उद्यम, तथा लोक उद्यम, मतलब पब्लिक, जो लोक उद्यम होते हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग्स होता है, उसके ऊपर क्या करता है, वित्तीय नियंत्रण रखने में सरकार तथा संसद की क्या करता है, ये सहायता करता है। कहने का अभिप्राय ये है कि भारत का जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है वो दो प्रकार से काम करता है, एक तो अकाउंटेंट के रूप में और एक ऑडिटर के रूप में। और इसकी तुलना किससे की जाती है, भारत में जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है वो इंग्लैंड की भांति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जो वहां का जो कार्य करता है, वित्त संबंधी क्या करता है, कई प्रकार, मतलब उसके जैसे वो काम करता है। वेल स्टूडेंट्स, आज का हमारा जीके का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। जय हिंद।